हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है और ये टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन है। तो दोस्त, कई दोस्तों का कमेंट था कि सर पहले सोशल साइंस को कवर करा दिया जाए, उसके बाद में आप हिंदी पढ़ाइएगा। तो मैं कहा चलिए जैसे बच्चों का डिमांड है उसी प्रकार से देखा जाए। नहीं तो मैं सबसे पहले हिंदी का करा रहा था, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट को लेता, लेकिन आप लोग का ही कमेंट है कि नहीं सर, जो है कि हमें आप सोशल साइंस करा दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस को ही लेके आया हूँ और सोशल साइंस में सबसे पहले मैं राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस लेकर आया हूँ। तो दोस्त, अगर इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, और अगर नहीं पता है तो इसे ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दोस्त, आपको एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि इससे पहले की वीडियो को या फिर क्वेश्चन आंसर को अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन आंसर भी कराया गया है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो उसे भी आप देख सकते हैं। उसे भी आप देख ही लीजिएगा तो आपके लिए सही होगा। सिर्फ एक बार देखना है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में लिख भी सकते हैं आप। ठीक है। और यदि आप चाहते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन को डिटेल से हम समझाएं तो सबसे पहले इसको एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद में जैसे एक राउंड इसको खत्म कर दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो उसके बाद में हम ऑप्शन के साथ में आपको डील करेंगे, बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी आप ऐसे पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। ठीक है। तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन है, और दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। सबसे पहली बात है दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान रखेंगे नहीं वाले शब्द पे, तो यानी कि ये पॉजिटिव से निगेटिव बना देता है, इसलिए यहाँ पे चार ऑप्शन ऐसे होंगे, तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो सही होता होगा, एक ही जो होगा जो गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। तो बिल्कुल पड़ती है मेरे भाई, ये क्या है हमारा, ये सही है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। हाँ, शांतिपूर्ण तरीका से आप अपने बात को सरकार के समक्ष रखेंगे तो सरकार जो है आपकी बात को सुनेगा, लेकिन अगर तोड़ फोड़ करके आप विद्रोह करके करेंगे बात तो सरकार आप पे कार्रवाई करेगी। ठीक है, ये भी सही है। 3 नंबर में है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका। बिल्कुल सही बात है, भारत में लोकतंत्र ही तो है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार है, वोट देने का समान अधिकार है, तो ये भी आंसर सही होगा। ऑप्शन 4 है, देखते हैं ये, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता नहीं ले जाता है। तो दो सबसे पहले तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो लोकतंत्र जो है सामाजिक विखंडन की ओर नहीं ले जाता बल्कि आगे बढ़ने की ओर ले जाता है, अग्रसर करने की ओर ले जाता है। तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आपका 2 नंबर है, निम्नलिखित में से देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये भी वही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां पे सामाजिक विभाजन होता है। तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल होता है, सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान, हाँ बिल्कुल सही, एक आदमी की कई पहचान कैसे है। तो मान लीजिए मेरे मित्र, आप अभी एक स्टूडेंट है, अभी आप क्या करेंगे, कोई काम करेंगे तो वर्कर के रूप में जाने जाएंगे, अभी आप डॉक्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर कहलाएंगे, अभी आप कुछ भी बन जाएंगे तो वो आपका पहचान अलग अलग बदलता है। अभी किसी किसी के घर जाएंगे तो मेहमान बन के जाएंगे, रिश्तेदार कहलाएंगे, तो किसी का फूआ, किसी का फूफा, जीजा, साला, कुछ भी कहलाएंगे। मतलब आपका पहचान अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीका से होता है। तो यानी कि 2 नंबर भी सही है। 3 नंबर देखिए, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, इन कथनों में कौन से कथन सही है। तो देखिए दोस्त मेरे भाई, 3 नंबर क्या कहता है, क्या खाली भारत देशों में सामाजिक विभाजन होता है, ऐसा बात नहीं है, ये भारत के अलावा अन्य देशों में भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, 1 हो जाएगा सही है और 2 हो जाएगा सही है, जबकि 3 नंबर हमारा गलत है। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर में, तो 1 और 2 यहाँ पे क्या है मेरे मित्र, 1 और 2 यहाँ पे 2 जगह दिया है प्यारे मित्र। 3 ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन बी में भी है, तो इसलिए प्यारे मित्र इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर सबसे पहले बी को ही मारेंगे। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो सबसे पहला जो आंसर होता है वही आंसर सही होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं है? तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो ये मैं बताता हूँ कि ये 2013 के ए में पूछा गया, फिर 17 में पूछा गया ए में ही फर्स्ट शिफ्ट में, 18 में भी पूछा गया, फिर 18 के सी में और ए में भी पूछा गया। यानी ये देख लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2013 से लेकर के 18 तक पूछा गया और अभी भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, लोकतंत्र के रंग भेद विरोधी नहीं है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे देखना हमको यही है कि यहाँ पे नहीं कह दिया, यानी कि रंग भेद विरोधी कौन है उसको पहले देखेंगे। तो आप ये बताइए मेरे प्यारे मित्र, किंग मार्टिन लूथर ये है? हाँ, ये लोकतंत्र के विरोधी है। ठीक है, महात्मा गांधी क्या यहाँ पे होगा? तो महात्मा गांधी ये रंग भेद विरोधी है, ये क्योंकि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो कह रहे थे कि रंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलिंस, हाँ ये भी रंग भेद विरोधी नहीं है, क्योंकि ये टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलिंस ये रंग भेदभाव के कारण ही उनको ओलंपिक नहीं खेलने दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे जे जूडी, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है 3 नंबर, ये जो है लोकतंत्र के विरोधी नहीं है, मतलब रंग भेदभाव के विरोधी नहीं है, ये कह रहे ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, तो यहाँ पे मिलान करना है और ये देखिए, तो यहाँ पे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा मेरे मित्र? ये देखिए पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप बताइए। तो पाकिस्तान आप कहिएगा बिल्कुल है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वहां पे भी क्या है कि कई धर्म को लोग मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी वहां पे कहते हैं कि हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान रहेगा। दूसरा हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के यहाँ पे हो जाएगा हिंदुस्तान, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए का ए हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। यहाँ पे देखिएगा पाकिस्तान जो है यहाँ पे इस्लाम धर्म को मानता है, क्या हो जाएगा? इस्लाम धर्म, ऑप्शन ब। और यहाँ पे जो है हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य में हो जाएगा, देश में, और इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब एक का ए जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब हो जाएगा। और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष और इंग्लैंड जो है, अरे भाई मेरे सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे बोल कुछ रहे हैं लगा कुछ रहे हैं, तो इंग्लैंड का ऑप्शन सी ही हो जाएगा इसका। ठीक है, और पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? इस्लाम धर्म, और ये हिंदुस्तान का हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे ऐसे होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था, बोल कुछ रहे थे लगा कुछ और रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी क्या होता है हमारा अभिप्राय? तो 4 नंबर क्वेश्चन में आप आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होगा। सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो देखिए स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर होता है, तो आप क्या कहेंगे? ये आंसर सही है, आप ही बताइए। दूसरा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमानता की भूमिका, हाँ बिल्कुल, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और तीसरा की अगर बात करें, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात इससे नहीं माना जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार का न मिलना ये भी नहीं होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर 6वां क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो यहाँ पे देखिएगा औरतों की जो आरक्षण है कि औरत ही इस पे लड़ेगी, तो ये पंचायती राज व्यवस्था में है। ये 110% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा, VVI में आप रखेंगे। और इसमें जो है ये अभी जो है पंचायती राज व्यवस्था में इसका आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 50% का, और महिलाओं को 35% का आरक्षण बिहार सरकार ने अभी दे दिया है 2025 के अकॉर्डिंग, कि अब महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाता है हर मतलब नौकरी में। ठीक है, चलिए अगर आप महिला है तो समझिए आपके लिए कितना अच्छा है। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर देखिएगा, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो देखिएगा थोड़ा टाइम लेने वाला है ये क्वेश्चन, इस पे ध्यान देने वाली बात है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। देखिए दूसरा ऑप्शन है, विभिन्न धर्मों के लोग
समान नागरिकों के लिए नागरिकों के रूप में खुशी खुशी के साथ रहते हैं। अगला देखिए ऑप्शन सी में है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। बिल्कुल, एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति को प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, जो कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ मानता है, इसलिए ऐसा होता है, सांप्रदायिकता का कारण बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत बताना है, यही तो बात है, गलत और सही पे ध्यान रखना है, यहाँ पे गलत वाला कथन पे। ठीक है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बताइए। तो नहीं, ये नहीं आंसर होगा। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता, हाँ बिल्कुल, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। क्यों, क्योंकि यह धर्म को राजकीय धर्म बनाएगा, तो ये क्या होगा, कथन भारतीय संविधान के बारे में गलत है। कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है, सभी धर्म देश के लिए समान होता है। बाकी ऑप्शन लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी है, हाँ बिल्कुल सही है, ये किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन जो है ये क्या है कि गलत कथन है, ऑप्शन बी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है मेरे भाई, तो आप देखिए, धर्म में रहित, हाँ, या फिर धार्मिक श्रेष्ठता, सर्वधर्म संभा, हाँ, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्म को एक समान वैल्यू देना, मानना, अल्पसंख्यकों का धर्म ये नहीं, यानी किसी भी धर्म को एक बराबर नहीं मानना, वो क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता से बाहर निकल जाता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों को एक समान मानना, इसलिए सर्वधर्म संभाव हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर कंसेप्ट क्लियर कर रही होगी, इसलिए एक लाइक तो बनता है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करिए, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है भारतीय संविधान के बारे में, क्या ये कथन सही है, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल ये कथन क्या है हमारा सही हो जाएगा, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मिल गया आंसर, तो अब क्या बढ़े। अगला ऑप्शन की अगर बात करें भारतीय संविधान के बारे में, तो एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, तो है आजादी, ये भी गलत हो जाएगा। महिलाओं को मान्यता के अधिकार का अभाव है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 11 नंबर है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो जाहिर सी बात है धर्म पे आधारित होती है, कि धर्म के आधार पर लोगों को बांट देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र के किस राज्य में अवस्थित है, तो लिच्छवी गणतंत्र जो है अपना बिहार राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 12 का। 13 नंबर में कहते हैं धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है, ये 2023 में भी पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, और 2025 में भी ये आने की संभावना बनती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपका ये हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये क्वेश्चन बहुत ही मशहूर है, इसे VVI में आप रख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, तो यहाँ पे करा कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आप बता ही सकते हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 40% से अब ज्यादा हो चुकी है, लगभग 50% प्लस है महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि सबसे ज्यादा कृषि कार्य में महिलाएं ही हैं अभी, और जो पुरुष है वो कहीं ना कहीं जाके बाहर कमाते हैं। यहाँ पे अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था, तो ये देखिए, ये कौटिल्य महाशय जो थे, ये अर्थशास्त्र लिखे थे। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, तो विशाख दत्त। ठीक है, और चाणक्य इन्हीं का नाम है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, विशाखदत्त, और चाणक्य इन्हीं का नाम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी रहे थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ चुके हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर कहानी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चंद्रगुप्त की शुरू से अंत तक की पूरी कहानी एकदम आपको समझा सकता हूं, और अच्छे से, बहुत ही रोचक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ चुके हैं। 16 नंबर में कह रहा है एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एनक्रूमा जो है वो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो घाना के। कहाँ के चुने गए थे, घाना के। क्वेश्चन सही तो जा रहे हैं ना, 16 नंबर ही है, हाँ ठीक है।
तो ये कहाँ के चुने गए थे? एनक्रूमा। तो ये देखिए मैं इसको पढ़ाया भी हूँ तो इसको समझ रहा हूँ कि एनक्रूमा जो थे वो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये घाना के चुने गए थे। ठीक है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति 35 साल का उम्र पार कर चुके हैं तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसका चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया है कि वो क्या क्या उसको होना चाहिए तभी वो लड़ेंगे। ये नहीं है कि कोई भी लड़ सकता है, जैसे कि नौकरी के लिए कोई भी फॉर्म भर सकता है डिग्री होने के बाद, तो जिस प्रकार से उसको डिग्री चाहिए उसी प्रकार उसमें भी चाहिए। चलिए इसके बारे में अगर चाहते हैं विस्तार से बताएं तो बिल्कुल बताएंगे, बस आप इस वीडियो को में कमेंट करिए और बताइए कि हाँ हमको ये जानकारी चाहिए। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो यहाँ पे बहुमत के बारे में कहा गया है और देश का नाम है ब्रुसेल्स। तो देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंच भाषी समुदाय, ये नहीं होगा, डच भाषी होगा। बिल्कुल यहाँ पे डच भाषी समुदाय हो जाएगा। 18 का आंसर सी हो जाएगा। दोस्त होता क्या है ना कि पढ़ाते पढ़ाते माइंड में उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए आंसर देखते ही आंसर आ रहा है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, सरकार के डच और निम्न स्तरों के बीच में शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो वहां पे जो शक्ति का विभाजन होता है उसे ऊर्ध्वाधर विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर विकिरण कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो वो जो राजा था वो कौन सा राजा था? राजा ज्ञानेंद्र था। कौन था? ज्ञानेंद्र। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो समकालीन विश्व के सरकार का सबसे लोकप्रिय, हाँ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार है। विश्व के हर देश चाहता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र आए। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में कहा सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो सामाजिक विभाजन का आधार भाषा कहाँ पे है? तो ये तो आप पढ़े हैं तो ये बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे बेल्जियम ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, जो भी कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं आंसर ये वो सही है। जनमत का आधारित शासन है, तो जनमत का आधारित शासन क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक हो जाएगा। सभी लोग, जनता जो है, जनमत मतलब जनता का मत क्या है, तो वो जो है जनमत लोकतांत्रिक में हो जाएगा। 23 नंबर है, समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो समदलीय गठबंधन जो है प्यारे मित्र ये कहाँ बना है? ये अभी नेपाल में बना है। कहाँ बना है? नेपाल में। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली के से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण अन्य शासन प्रणाली से लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि समानता और स्वतंत्रता वहां पे होनी चाहिए, जनमत होनी चाहिए, मंद भेदों में सामंजस्य होना, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन का आंसर बड़ा लगे और उसमें इनमें से सभी नहीं हो तो बड़ा आंसर ही होता है, और दूसरी बात है कि यदि उसमें इनमें से सभी दिया है तो ये आंसर होता है, या फिर ए प्लस बी दिया रहे ये भी दोनों तो वैसा आंसर होता है। आपका कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे, इनमें से सभी और लंबा आंसर और ये भी अगर ऐसा दिया है। तो दोस्त इस 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखेंगे और अपना लिख के आंसर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में हम आएंगे दूसरे टॉपिक में, तो दूसरा टॉपिक आपको क्लियर करा देंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तो होता क्या है कि पहला चैप्टर अगर एक चैप्टर में एक वीडियो को कवर किया जाए तो आपको भी छोटा छोटा वीडियो लगेगा, और आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे लाइव क्लास मिले, तो दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और भी दोस्तों को जोड़िए। मैं बिल्कुल आपको लाइव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और इसी के आधार पे नया क्वेश्चन सेट करके आपको पर डे टेस्ट लेने को तैयार हूँ। बशर्ते इसके लिए आपको इस चैनल को अपना एक सपोर्ट देना होगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना होगा। चलिए मेरे प्यारे, अब दूसरा टॉपिक का आंसर आप यहाँ पे लिखे रहेंगे, फिर मैं दूसरा टॉपिक को जल्द ही क्लियर करा दूंगा। सो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।